जिस देश में हमने पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त किया, स्वतंत्र, स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। क्या है हमारा अपना स्व? एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का। हम तो 75 साल में नाम तक नहीं बदल पाए। हम थाने को आज भी थाना कहते हैं, उसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र तो नाम तक नहीं रख पाए उसका। हम वो पेशकार, वो तहसीलदार, वो हवलदार, वो सारा नाम तक नहीं बदल पाए। कायदे से इन पे चर्चा होनी चाहिए। इन पे चर्चा तब होगी जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। पुलिस रिफॉर्म तब होगा, जुडिशियल रिफॉर्म तब होगा, टैक्स रिफॉर्म तब होगा, एजुकेशन रिफॉर्म तब होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तब होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन। अभी सारा ध्यान इस बात पे लगी है कि इस वाले बूथ पे इतने वोटर हैं, इसमें से ये वाले इतने हैं, ये वाले इतने, अगड़े इतने, पिछड़े इतने, आगे वाले इसे, ये वो, सारा दिमाग तो वही लगा हुआ है। वेतन भत्ता किस लिए मिलता है? संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और काम क्या हो रहा है? संविधान के ठीक खिलाफ, जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, अगड़े का जहर, पिछड़े का जहर। इसलिए पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पीआईएल फाइल किया था, मैंने इस भारत के संविधान को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया था। मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भारत को स्वतंत्र देश बनाने में मदद मिलेगी। भारत अभी परतंत्र देश है। एकेडमिकली हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई तंत्र हमारा नहीं है, कोई सिस्टम हमारा नहीं है। और दुनिया में सबसे सर्वोत्तम सिस्टम हमारा होता था। दुनिया का सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम हमारा था। दुनिया में सर्वोत्तम जुडिशियल सिस्टम हमारा था। दुनिया में सर्वोत्तम हेल्थ केयर सिस्टम हमारा था। और आज हमें दूसरों की नकल करनी पड़ रही है। मतलब इतनी गुलामी है कि 1929 में जो सीबीएसई बोर्ड अंग्रेज बना के गए थे, आज तक हम उसको नहीं बदल पाए। जो आईसीएसई बोर्ड बना के गए थे, उसको बदल ही नहीं पाए। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं हुई कि जब संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो समान अवसर तो तब मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। चर्चा करने का टाइम ही नहीं, क्योंकि अगला चुनाव आ गया। इस देश में राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक स्कूल में एक बैठ के एक किताब पढ़ते थे, जबकि राजा दशरथ जी क्षत्रिय परिवार के, राज परिवार के थे। सुमंत नाविक के घर के, मल्लाह परिवार के थे। एक गरीब एक अमीर एक किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कृष्ण और सुदामा, एक राज परिवार का एक गरीब सुदामा, एक किताब पढ़े कि नहीं पढ़े? निषाद राज और राम, भगवान श्री राम, एक किताब पढ़े कि नहीं पढ़े? ऐसे विषयों पे तब चर्चा होगी जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। जब संसद और विधानसभा का साल में कम से कम 6-6 सत्र होगा, 15-15 दिन एक एक विषय पर सत्र बुलाया जाएगा, तब पाठक जी जैसे लोग जाएंगे वहां, इन विषयों को रखेंगे कि भैया गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलो, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलो। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। समय की बचत होगी, साधन की बचत होगी, जातिवाद कम होगा, भाषावाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, काले धन का खेल कम होगा। शराब जो हर साल बट रही है, वो 5 साल में बटेगी। नहीं बटना चाहिए, लेकिन बटना भी तो एक ही बार बटेगी। ये साड़ी धोती जो बट रही है 5 साल में एक बार बटेगी। ये मुफ्तखोरी वाला जो कारोबार चल रहा है, ये साल में एक बार होगा। ये जो खटाखट स्कीम, फटाफट स्कीम, जो दुनिया भर की कैसी कैसी स्कीम आती रहती है, ये साल में एक ही बार आएगी। और मैं तो ये देख रहा हूं, विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। मैं विरोधियों पे बाद में बोलूंगा। मैंने कुछ और भी, मेरी पीआईएल है जिसपे मैं बता देता हूं। मेरी एक पीआईएल है कि सांसद विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोलो जरा।
अरे भैया, जब चपरासी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, होमगार्ड के लिए है, हवलदार के लिए है, तो सांसद विधायक के लिए नहीं होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। राजकमल जी जरा कैमरा इधर भी घुमाइए ना, बच्चों को थोड़ा दिखाइए ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब टीचर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होनी चाहिए। आज की डेट में इतनी मिक्सिंग हो रखी है कि जो काम पार्षद कर रहे हैं वही प्रधान कर रहे हैं, वही विधायक कर रहे हैं, वही सांसद कर रहे हैं। वो भी बिजली का खंभा लगवा रहे हैं, वो भी बिजली का खंभा लगवा रहे हैं, वो भी कुत्ते जब भूखता है शांत करा रहे हैं, वो भी कुत्ते को शांत करा रहे हैं, वो भी नाली खड़ंजा ठीक करा रहे हैं, वो भी नाली खड़ंजा। अरे भैया, कुछ काम का डिफाइन तो कर दो यार। क्या कहाँ किसका काम है, डिफाइन होना चाहिए। मेरी एक और भी PIL है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगनी चाहिए। इनफैक्ट अभी पिछले सप्ताह ही लगी थी। मेरी एक और PIL है कि सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अरे नहीं होना चाहिए तो बताओ नहीं होना चाहिए। पूरा भारत का जो गवर्नेंस है कौन करता है, आपने कभी सोचा? पॉलिटिकल पार्टी करती है। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है राष्ट्रपति कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है राज्यपाल कौन बनेगा। डायरेक्टली कोई और तय करता है, लेकिन इनडायरेक्टली देखो कौन करता है। गवर्नर कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्रपति कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। सांसद कौन बनाता है? विधायक कौन बनाता है? मंत्री कौन बनाता है? सब कुछ कौन बनाता है? और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कानून है क्या? नहीं। मतलब जो पूरे देश को चला रहा है उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। तो मेरे लिए एक PIL और भी चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। आप जरा सोचिए, अल्टीमेटली सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है कि जो मैनिफेस्टो होता है उसको लागू करती है। और मैनिफेस्टो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। जैसे सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जी सारे सचिवों को बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं देखो भाई, ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये बताओ हमने जो 50 वादे किए हैं इसमें से एक एक वादा बताओ, ये वाला वादा कब पूरा करोगे, ये वाला कब पूरा होगा, ये कब पूरा करोगे। और ये भी कह देते हैं कि 100 दिन में ये वाले 10 वादे जरूर पूरा कर देना। लेकिन मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है। FIR का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपके कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब अपने अपने अप्लाई करते हैं। जरा जोर से बोलिए जरा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन मैनिफेस्टो जिससे पूरा देश चलता है उसका स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो मैंने PIL फाइल किया, एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो, एक फॉर्मेट बनाइए और इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करिए। जो लोग चांद तारे देने का वादा कर रहे हैं जिससे उस पर कंट्रोल लगे, जो लोग कहते हैं मैं खटाखट दे दूंगा, फटाफट दे दूंगा, 8,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। अरे 225 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। जब मैंने फ्रीबीज को कंट्रोल करने के लिए PIL फाइल किया था तो 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चली रही है और कर्जा कितना हो गया? 225 लाख करोड़। अभी मैंने लेटेस्ट देखा तो पता चला शायद 235 लाख करोड़ हो गया। कभी इस पे चर्चा आपने सुना क्या? संसद विधानसभा में चर्चा हो रही है क्या? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ऐसे गंभीर विषयों पे चर्चा होगी। तो मैंने ड्राफ्ट बना के दिया है स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का कि अगर केंद्र का चुनाव हो तो सबसे पहले ऊपर ये लिखा जाए देश के ऊपर कुल कर्जा कितना है, फिर पॉलिटिकल पार्टी ये बताए कि जितने वादे कर रही उस वादे से और क्या क्या कितना कर्जा बढ़ने वाला है, और फिर पॉलिटिकल पार्टी ये भी बताए कि 5 साल की सरकार में जो इतना कर्जा बढ़ने वाला कर्जे की भरपाई कैसे करेगी। और फिर नीचे ये भी लिखा है कि जो ये काम करने में फेल हो जाए उसके चुनाव लड़ने पे तब कर्जा रुकेगा, नहीं तो सत्ताजीवी नेता इस देश को बर्बाद कर देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को
कि उन्होंने इतनी गंभीर कार्य के ऊपर बड़े साहस के साथ, इसके लिए छोटा मोटा कार्य नहीं है। लैक कमीशन तो कह ही रहा था, इलेक्शन कमीशन तो कह ही रहा था, हमने PIL फाइल कर दिया तो कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं जाता, हमने तो चलो फाइल कर दिया, हमने इसको एक विषय को चर्चा में लाने के लिए कर दिया। लेकिन कंक्रीट तरीके से बाकायदा कमेटी बना के, एक्सपर्ट कमेटी बना के, जो गंभीरता के साथ सरकार कर रही है काम, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ काम कर रहे। एक मेरी PIL है कि पॉलिटिकल पार्टियां कैशलेस डोनेशन लेनी चाहिए। जब गोलगप्पे वाला ATM पे ATM भीम UPI ले सकता है तो पॉलिटिकल पार्टी चंदा कैश क्यों ले? कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नाम बताऊंगा तो ऐसे लगेगा ये तो पॉलिटिकल मंच हो गया है। वो 80% चंदा कैश में लेती हैं, 80%। कौन दे रहा है? भगवान जाने कौन दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां RTI के दायरे में आनी चाहिए, करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन होनी चाहिए। ऐसे अनेक PIL है। तो मेरा मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ इस 1950-51 में बने हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट को भी बदलना चाहिए। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करनी चाहिए, एक नई भारतीय विधायिका संहिता लागू करनी चाहिए। और जो विषय मैंने पहले अभी आपसे चर्चा किया, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम अटेंडेंस। अच्छा ये बताओ, आपका मिनिमम कितना % अटेंडेंस चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए? जोर से बोलो जरा। 75 से कम हुआ तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। लेकिन आपकी 10% अटेंडेंस हो तो भी आप सांसद बने रह सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में 2-3 किलोमीटर की दूरी है, उस पर मेरी PIL चल रही है। संसद चलता रहता है और कम से कम 20 वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहते हैं। वहां क्यों? क्योंकि वहां का वेतन तो आ ही रहा, फ्री में आ रहा है तो आ रहा है, उसको क्या दिक्कत है? बंगला तो मिल ही चुका है, गाड़ी तो मिल ही गई है, प्रोटोकॉल तो मिल ही गया, सिक्योरिटी तो मिल ही गई, खाना बनाने वाला तो मिल ही गया। अब उधर कुछ थोड़ी करना है, अब तो इधर से माल पानी कमाना है। उसमें कई सारे भूतपूर्व कानून मंत्री हैं, एक भूतपूर्व कानून मंत्री हैं, एक भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं, एक भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं, एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला आपके टैक्स के पैसे से लेते हैं। आप तो नहीं देते होंगे ज्यादा, आपके पिताजी देते होंगे टैक्स। तो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला उधर लेते हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस उधर 5%, 6%, 8%। क्यों? क्योंकि मिनिमम अटेंडेंस का कोई फार्मूला ही नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग का छात्र अगर 75% से कम आ जाए, बेचारा सेमेस्टर में नहीं बैठेगा। मेडिकल का स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट 75% से कम अटेंडेंस हो जाए तो एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन उधर 10% भी अटेंडेंस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेंशन वेंशन सब आती रहती। बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो। होना चाहिए कि नहीं? तो आवाज उठाओ। कैसे आवाज उठाओगे? कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हो? हाथ उठाओ जरा। तो ज्यादातर तो इंस्टाग्राम ही करते होंगे, आजकल वाले तो इंस्टाग्राम ही कर रहे हैं। फेसबुक यूज करना चाहिए। क्यों फेसबुक यूज करना चाहिए? क्योंकि इंस्टाग्राम पे कितने लोग आपको फॉलो करेंगे आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके कंट्रोल में नहीं है। और वैसे भी इंस्टाग्राम ट्विटर भारत में बहुत कम लोग यूज करते हैं। कॉमन मैन भारत में फेसबुक यूज करता है। ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। गांव में ऑटो चलाने वाले, खेतिहर, किसान, मजदूर जो भी हैं, सब वो क्या यूज करते हैं? और फेसबुक का फायदा ये है कि आप 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना सकते हो। आप 5000 लोगों को जोड़ सकते हो। तो जैसे आपका नाम मान लीजिए किशन है, कोई किशन है क्या? हाँ इधर बैठा, हाँ तो नाम किशन है। अब ये किशन 5000 किशन को फ्रेंड बना ले, या विवेक या दिनेश या जो भी, कोमल या रेखा या विभा या साम्या या रश्मि जो भी हैं, सब अपने अपने नाम के 5000 लोगों को फ्रेंड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अपने कास्ट वालों को नहीं, अपने जान पहचान वालों को नहीं। जान पहचान वालों को तो वर्चुअल फ्रेंड बनाने नहीं चाहिए। अरे जान पहचान वालों से डायरेक्ट फ्रेंडशिप रखो, मिलना जुलना रख लो, फोन पे बात कर लो। उनको क्या क्या लिए फेसबुक फ्रेंड बनाना? फेसबुक फ्रेंड उनको बनाना चाहिए जो जान पहचान वाले नहीं है। आप अगर सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ
तो फायदा ये होगा कि दिनेश कश्मीर में भी मिलेगा, दिनेश कन्याकुमारी में मिलेगा, दिनेश असम में भी मिलेगा, दिनेश बंगाल में मिलेगा, दिनेश गुजरात में मिलेगा। आपके नाम के लोग पूरे भारत में मिलेंगे। आपके नाम के लोग ब्राह्मण भी होंगे, आपके नाम के लोग क्षत्रिय भी होंगे, आपके नाम के लोग दलित भी होंगे, आपके नाम के लोग वैश्य भी होंगे। तो आप जाति से ऊपर उठ गए, भाषा से ऊपर उठ गए, क्षेत्र से ऊपर उठ गए, सबसे ऊपर उठ गए। और आपको जो सही बात लग रही है वो जब आप फेसबुक पे लिखोगे तो उतने 5000 लोग पढ़ेंगे। तो आज आपने जो बात सुनी और जो बात आपको ठीक लगी, अपने तक रखने की बजाय आपने कितने लोगों को और आगे बढ़ा दिया। और ऐसे वो लोग भी 5-5 करने दे, 5-5 करना शुरू कर जाए, तो जो चर्चा आज हो रही है 1 महीने के अंदर ये चर्चा पूरे देश में फैल जाएगी। तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, फेसबुक के नाम पे ऐसे लगता है इंसल्ट है। फेसबुक बहुत आउटडेटेड, बूढ़े लोग यूज़ करते हैं, किसान मजदूर करते हैं। हम थोड़ी करेंगे, हम तो इंस्टा ही करेंगे। अरे भाई फेसबुक कर लो, अपनी डीपीसीपी शेयर करने के लिए इंस्टा यूज़ करो, फोटो वोटो बर्थडे वाली शेयर करने के लिए इंस्टा यूज़ करो, लेकिन राष्ट्रहित के कार्य के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके लिए तो फेसबुक यूज़ करो। क्योंकि 5000 फ्रेंड आप बना सकते हो, लिखने पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, शब्दों की कोई लिमिट नहीं है, पूरा पूरा आर्टिकल लिख के छाप सकते हो वहीं पे। अखबार में आपका आर्टिकल कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, आपके फेसबुक वाले तो पढ़ेंगे। और एक बात ये भी रखना, आपका अगर आर्टिकल अच्छा हुआ तो लोग कॉपी पेस्ट कर करके अपने अपने नाम से फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, व्हाट्सएप पे घूमना शुरू हो जाएगा। एक दिन आप ही का आर्टिकल आपके पास पहुंचेगा किसी और नाम से, उसमें बुरा भी नहीं मानना, विषय तो जा रहा है ना। ये करना चाहिए।